So, as part of international politics, right now we are going to study about European Union. As far as European Union is concerned, it is one of the regional organization, and this very regional organization is pretty popular in यूरोपियन कंटिनेंट. लेकिन यूरोपियन कंटिनेंट के सभी देश इसके मेंबर तो है नहीं, बट बहुत सारे देशों जो यूरोपियन कंटिनेंट में आते हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यूनाइट होने का मौका मिला है. राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड से ही इसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी. और जहाँ तक यूरोपियन यूनियन की बात है, अगर आपको पता होगा कि कोल्ड वार के दौरान अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद के लिए एक प्लान दिया था. पहले ट्रूमैन डॉक्ट्राइन थी, उसके बाद एक मार्शल प्लान आया था. तो मार्शल प्लान को दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वेस्टर्न यूरोपियन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम. वेस्टर्न यूरोपियन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या वेस्टर्न यूरोपियन डेवलपमेंट प्लान. ये कुछ नाम्स है जो हम मार्शल प्लान को दे सकते हैं. तो मार्शल प्लान जो है 1948 में अमेरिका ने दिया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, और उसको माना गया वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की एड के लिए एज यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन उसकी वजह से इस्टेब्लिश हुई थी. तो मार्शल प्लान के तहत यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुई 1948 में, ताकि वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, उनको रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट और बाकी प्रॉस्पेरिटी में डेवलपमेंट मिले, एड मिले, असिस्टेंस मिले. तो वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 1948 के बाद 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ मेंबर स्टेट्स. जो भी इस यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में आएंगे मार्शल प्लान के तहत, तो उसके बाद एक काउंसिल बनाई गई इन मेंबर्स की जो इस कॉरपोरेशन में आ रहे थे, और उस काउंसिल को नाम दिया गया काउंसिल ऑफ यूरोप वेरी नेक्स्ट ईयर 1949 में, ताकि कुछ मेंबर स्टेट्स के लिए जो भी इसमें मेंबर्स है यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में, जिसको अब काउंसिल ऑफ यूरोप का नाम दिया गया है, कि उसमें हम कुछ पॉलिसीज़ रखेंगे, रूल्स रेगुलेशंस रखेंगे, ताकि हम आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें. देन आफ्टर गैप ऑफ फ्यू ईयर्स इन 1952 6 कंट्रीज़ के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक ट्रीटी वो साइन करते हैं. और ये 6 ममालिक जो होते हैं मगरबी यूरोपियन होते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ होती है इटली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग. तो ये कंट्रीज़ होती है, 6 कंट्रीज़ होते हैं. तो 6 कंट्रीज़ ये जो है ये ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करती है 1952 में, और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करने के बाद ये फॉर्म करती है ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी इन 1952. तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई जाती है 1952 में, और इसमें ये 6 कंट्रीज़ आती है इटली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड या नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. और ये 6 के 6 देश वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में आते थे. तो मार्शल प्लान, काउंसिल ऑफ यूरोप और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसको 6 कंट्री साइन करती है, और इस ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी वजूद में आती है. देन इन 1957 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है. अब ये जो ECSC है इसको EEC बनाया जाता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इसको बनाया जाता है, ये जो ECSC होती है, और ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है साल 1957 में, 1957. उसके बाद इसमें मेंबर्स ऐड होते रहते हैं. इसकी मेंबरशिप इंक्रीज़ होती गई टिल 1979, जब पहली बार इसमें जो मेंबरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डबल फिगर्स में दाखिल हो गई. तो 1979 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो यूरोपियन यूनियन का जो पहला नाम है वो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. तो EEC जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसमें उसके लिए एक पार्लियामेंट तश्कील दिया गया, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया गया, और वो पार्लियामेंट 1979 में इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया. और जहाँ तक इस पार्लियामेंट की बात है, ये पार्लियामेंट रहेगा
जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में रहेगा ये। तो यूरोपियन यूनियन जो लेटर ऑन यूरोपियन यूनियन बना, लेकिन उससे पहले उसको कहा जाता था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फ्रॉम 1957। और इसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में जब पार्लियामेंट 1979 में पहली बार एस्टैब्लिश हुआ तो उसको 5 साल के लिए एस्टैब्लिश किया गया। 5 साल के लिए उसको जो इलेक्शंस होते हैं, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर होते हैं, तो हर 5 साल के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक मेंबर भेजता गया। और लास्ट टाइम इस पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस हो गए वो 2019 में हुए। 2019 में लास्ट टाइम इलेक्शंस हो गए यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के लिए, जो 1979 में एस्टैब्लिश हुआ था। इन ऑर्डर टू फर्दर रीजनल कोऑपरेशन, अपने इर्द गिर्द अपने बीच इंटीग्रेशन को, कोऑपरेशन को, यूनाइटेडनेस को बढ़ाने के लिए, उसको डेप्थ और स्ट्रेंथ देने के लिए एक और ट्रीटी साइन हुई फरवरी 1992 में। फरवरी 1992 में ये जो ट्रीटी साइन हुई, दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ये ट्रीटी साइन हुई मैस्ट्रिक्ट के मकाम पर, नीदरलैंड्स में, हॉलैंड में, तो इसको नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। और इसी ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट जो 1992 फरवरी में साइन हुई, इसी की वजह से इसको जो फॉर्मल नेम, फाइनल नेम मिला EU, यूरोपियन यूनियन, ये उस नेम के साथ वजूद में आ गई 1992 में बाय साइनिंग ऑफ दिस वेरी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एट नीदरलैंड्स और हॉलैंड। फरवरी 1992 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है यूरोपियन यूनियन, तो नाम बदल जाता है इसी ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट से। तो 1992 के बाद ये जो यूरोपियन यूनियन है ये फर्दर इफेक्टिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभर कर सामने आ गई वर्ल्ड में, और बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर की जाती है वर्ल्ड में राइट नाउ। आसियान के साथ साथ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग थे इसकी, और बड़े बड़े डेवलप्ड देश इसके मेंबर्स हैं। और जहाँ तक इसकी मेंबरशिप की बात है, उसकी मेंबरशिप कभी बढ़ती गई तो कभी एक इंक्रीज़ हुआ तो कभी वो एक कम हुआ। 2013 तक इसकी जो मेंबरशिप थी दैट वाज 27। लेकिन 2013 में इसमें एक मेंबर ऐड होता है, दैट इज़ क्रोएशिया। जो क्रोएशिया इसमें मेंबर ऐड हो जाता है एज 28th मेंबर इसमें क्रोएशिया ऐड होता है 2013 में। तो इसकी मेंबरशिप बढ़ जाती है 27 से 28। तो 28 इसकी मेंबरशिप बन जाती है 2013 में। लेकिन इसकी मेंबरशिप 2020 के बाद या 2016 से ही प्रोसेस चली कि ये जो इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, ये यूरोपियन यूनियन से निकलेगा। ये यूरोपियन यूनियन से बरतानिया का निकलना, जिसके लिए टर्म यूज़ हुई ब्रेग्जिट, BREXIT, ब्रेग्जिट, फाइनली ये ब्रेग्जिट हो गया 2020 में। तो 2020 में जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटिश या इंग्लैंड निकलता है, बाहर निकलता है, यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है, तो यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप है वो 28 से घटकर 27 आ जाती है बिकॉज ऑफ द ब्रेग्जिट। और ये ब्रेग्जिट होता है 2020 में फाइनली, और ब्रेग्जिट के बाद देयर आर ओनली 27 मेंबर कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह एक कंट्री के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। इसी तरह यूरोपियन यूनियन एज एन इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी इंस्टीट्यूट्स रहे हैं जो कि बेल्जियम में है। जैसे यूरोपियन कमीशन है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन काउंसिल है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो अपना इनका सुप्रीम कोर्ट की तरह है कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फॉर एवरी 5 years ऑफ यूरोपियन सिटीजन्स। तो इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट आता है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक आता है, यूरोपियन काउंसिल आती है, यूरोपियन कमीशन आता है, एंड काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन आती है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है यूरोपियन यूनियन के। तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, जो 1979 से एस्टैब्लिश हुआ फॉर
5 years ऑलवेज। तो हर 5 साल बाद जो इलेक्शंस होते हैं, लास्ट टाइम इसके इलेक्शंस हो गए 2019 में। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक फैक्ट, 1985 में इन्होंने मेंबर कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया टू ईज द बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस, टू रिलैक्स द बॉर्डर कंट्रोल्स, to make easier the barriers at the borders, to make relaxations at every exit point। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको कहा जाता है शेंजन एग्रीमेंट। शेंजन एग्रीमेंट 1985 में हो जाता है, तो फ्री वीज़ाज अक्रॉस द बॉर्डर्स, फ्री मूवमेंट्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स, गुड्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो शेंजन एग्रीमेंट 1985 में हुआ। तो 1979 यूरोपियन पार्लियामेंट, 1985 शेंजन एग्रीमेंट। तो जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इन्होंने मार्केट को बनाया है सिंगल मार्केट, क्योंकि इन्होंने कॉमन सिस्टम ऑफ लॉज रखा है। यूरोपियन यूनियन हैज़ डेवलप्ड अ सिंगल मार्केट थ्रू अ सिस्टम ऑफ कॉमन लॉज विच अप्लाई इन ऑल मेंबर स्टेट्स। 27 के 27 यूरोपियन मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स में कॉमन लॉज है। पासपोर्ट की अबॉलिशन भी है, फ्री वीज़ाज है, क्योंकि इन्होंने शेंजन एग्रीमेंट किया है। तो शेंजन एग्रीमेंट में जो जो कंट्री शामिल है उन एरियाज़ में अबॉलिशन ऑफ पासपोर्ट्स है, अबॉलिशन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल्स है, फ्री वीज़ाज है। यूरोपियन यूनियन का अपना मॉनेटरी यूनियन है और यूरोजोन एस्टैब्लिश हुआ 1999 में। और जब 1999 में यूरोजोन एस्टैब्लिश हुआ तो उसमें 17 कंट्रीज़ आ गई। तो 17 वो कंट्रीज़ है जिन्होंने यूरोजोन में शमूलियत अख्तियार की, क्योंकि यूरोजोन में उन्होंने चाहा कि हम कॉमन करेंसी यूज़ करेंगे, एंड दैट वेरी कॉमन करेंसी इज़ यूरो। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, Establishment of European Parliament 1979, Schengen Agreement 1985, Treaty of Maastricht 1992, finally European Union। यूरोजोन 1999 जहां पर 17 कंट्रीज आ गई पहले ही, और वो एक ही करेंसी यूज करेंगे, एंड दैट वेरी कॉमन करेंसी इज यूरो। और ये कॉमन करेंसी इस यूरोजोन जो 1999 में बना, ये करेंसी जो कॉमन है यूरो, ये 2002 में वहाँ यूज़ होने लगी। तो 1999 में जब यूरोजोन बन जाता है, उसमें जो कॉमन करेंसी आ जाती है यूरो, वो यूज़ होने लगी 2002 से। इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी हैवी से है, मैसिव वेटेज है यूरोपियन यूनियन का। अगर आप देखें इवन इंडिया पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ में अगर इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएन की तरह यूरोपियन यूनियन भी वहाँ नेगोशिएटर बन जाता है, या ये जिस तरह एक कंट्री का हाई कमिश्नर जाता है कहीं पर, तो इसी तरह यूरोपियन यूनियन का वफद भी जाता है। स्पेशल इसका जो मिशन होता है, डिप्लोमेटिक मिशन, इसने थ्रू आउट वर्ल्ड एस्टैब्लिश कर रखे हैं। और यूरोपियन यूनियन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनाइटेड नेशंस में भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ में भी है, ग्रुप ऑफ 20 इकोनॉमिक कंट्रीज़ में भी है। इसके साथ साथ अगर हम यूएनएससी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 है, जिनको हम वीटो 5 कहते हैं, P5 और V5, तो परमानेंट 5 हैविंग वीटो पावर, तो वीटो 5 V5, उनमें इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था। तो यूरोपियन यूनियन को बड़ी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद, ब्रिटिश के निकलने के बाद, स्टिल फ्रांस इज देयर टू रिप्रेजेंट यूरोपियन यूनियन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबर, एज अ वीटो मेंबर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एंड हैवी मैसिव वेटेज है यूरोपियन यूनियन की थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड लास्टली जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है, अगर आपने इसका फ्लैग देखा होगा विद ब्लू बैकग्राउंड, लेकिन वहाँ पर जो स्टार्स है, 12 स्टार्स आर देयर। वो 12 स्टार्स क्या है? वो 12 स्टार्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, बट दोज 12 गोल्डन स्टार्स आर स्टैंडिंग फॉर द हार्मोनी, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये सारी चीज़ें जो थी यूरोपियन यूनियन के बारे में थी। और यूरोपियन यूनियन जो है एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़ी पॉपुलर है, इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और थ्रू आउट वर्ल्ड इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसके अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और इसके रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट डेट लाइन है 1948 से लेके 1992 तक, या 1999 में फिर यूरोजोन, 2002 में कॉमन करेंसी, ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 में,
या ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स में इसकी से है, यूएनएससी में इसकी बड़ी हैवी वेटेज है बिकॉज ऑफ द वीटो पावर ऑफ फ्रांस। और इसकी जो मेंबरशिप है वो 28 से ब्रेग्जिट के बाद 27 हो गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन।